Hello people, a very good welcome to our YouTube channel Enlightening Management Tutorials. So today I'm here with the topic Neoclassical Approach of Management. इससे पहले हम क्लासिकल अप्रोचेस जो है मैनेजमेंट की उनको डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने टेलर्स की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, हेनरी फ्योल्स की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी को थॉरली डिस्कस किया है. सो आई विल सजेस्ट कि न्यू क्लासिकल अप्रोचेस करने से पहले अगर आपने क्लासिकल अप्रोचेस को नहीं पढ़ा है तो आप पहले उनको पढ़ लीजिए. इट वुड बी मोर हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. ऑलराइट, सो उन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ पे जाके उनको चेक कर सकते हैं. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज हमें स्टार्ट करना है न्यू क्लासिकल अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट. ऑब्वियसली जब हमारे पास मैनेजमेंट की क्लासिकल अप्रोच थी तो न्यू क्लासिकल अप्रोच जो है मैनेजमेंट की क्यों आई? बिकॉज कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स जो हैं क्लासिकल अप्रोचेस के रहे होंगे, जिनकी वजह से न्यू क्लासिकल अप्रोच जो है मैनेजमेंट की वो एमर्ज हुई. तो एक जल्दी से इन शॉर्ट मैप बताती हूँ कौन कौन से लिमिटेशंस, कौन कौन से ड्रॉबैक्स रहे हैं. तो क्लासिकल अप्रोच में क्या था? क्लासिकल अप्रोच सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स की बात करती थी कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज़ करना है, हमें अपने प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज़ करना है, लेबर को कैसे स्पेशलाइज करना है, अपने रिसोर्सेज कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करने हैं. उन्होंने जो क्लासिकल अप्रोच थी, कहीं ना कहीं क्लासिकल अप्रोच ने ह्यूमन के बिहेवियर को, उनके सोशल एस्पेक्ट्स को, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया. ठीक है, और इन्हीं चीज़ को कंसिडर किया किसने? न्यू क्लासिकल अप्रोच ने मैनेजमेंट की. उन्हीं ड्रॉबैक्स को, उन्हीं लिमिटेशंस को कवर करने के लिए मैनेजमेंट की न्यू क्लासिकल अप्रोच आई, जिसके अंदर जो लिमिटेशन क्लासिकल अप्रोच की थी कि एक ह्यूमन के बिहेवियर को एनालाइज करना, जो ह्यूमन का सोशल बिहेवियर है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है. क्योंकि क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग्स की सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक और फिज़िकल नीड्स होती हैं, लेकिन न्यू क्लासिकल अप्रोच ने कहा कि ऐसा नहीं है. एक ह्यूमन बीइंग की फिज़िकल और इकोनॉमिक नीड्स के अलावा सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स का फुलफ़िल होना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया न्यू क्लासिकल अप्रोच ने. उन्होंने फोकस किया एक ह्यूमन के बिहेवियर पे कि वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल है जिसमें बेसिकली छोटा सा डिस्टिंक्शन है क्लासिकल और न्यू क्लासिकल अप्रोच के अंदर. तो हम उसको पढ़ लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि क्लासिकल अप्रोचेस में क्या क्या पॉइंट्स थे और न्यू क्लासिकल में क्या क्या पॉइंट्स थे. फिर फर्दर हम उसी के बेसिस पर न्यू क्लासिकल को कंटिन्यू करेंगे. सो सबसे पहला जो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है हमारा क्लासिकल और न्यू क्लासिकल के लिए, वो है फोकस. मतलब जो क्लासिकल अप्रोच थी उसका फोकस था फंक्शंस और इकोनॉमिक डिमांड वर्कर्स की. मतलब बेसिकली वो वर्कर्स की फंक्शंस और इकोनॉमिक डिमांड्स को फोकस करती थी. लेकिन जो न्यू क्लासिकल अप्रोच है उन्होंने वर्कर्स की इमोशंस को, उनकी ह्यूमन क्वालिटीज़ पे भी फोकस किया. ठीक है, द सेकेंड वन इज़ स्ट्रक्चर. मतलब क्लासिकल अप्रोच में जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था? ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इम्पर्सनल था, मैकेनिस्टिक था. लेकिन जब हम न्यू क्लासिकल अप्रोच की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सोशल सिस्टम होता है. मतलब एक सोशली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का. द नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन. क्लासिकल अप्रोच में बात होती थी ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट की, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स की. लेकिन न्यू क्लासिकल अप्रोच में प्रोसेस कैसा होता है? डेमोक्रेटिक होता है. द नेक्स्ट वन इज़ एम्फसाइज. जो क्लासिकल अप्रोच थी उसमें सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किस पर दिया गया? डिसिप्लिन पे और रैशनैलिटी पे. लेकिन न्यू क्लासिकल अप्रोच में एम्फसाइज दिया गया हमारी पर्सनल सिक्योरिटी पे और सोशल डिमांड पे. द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्सेप्ट अबाउट मैन. जो क्लासिकल अप्रोच है उसका कॉन्सेप्ट क्या है मैन को लेकर? वो क्लासिकल अप्रोच कहती है कि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो इकोनॉमिक बीइंग हैं. लेकिन न्यू क्लासिकल अप्रोच कहती है कि नहीं, दे आर नॉट इकोनॉमिक बीइंग, दे आर द सोशल बीइंग. गॉट इट? एंड द लास्ट वन इज रिलेशन.
क्लासिकल अप्रोच में रिलेशन कैसे होते थे, फॉर्मल रिलेशंस होते थे, लेकिन न्यू क्लासिकल अप्रोच में रिलेशन है हमारा इनफॉर्मल। तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन क्लियर हो गया कि क्लासिकल अप्रोचेस में क्या क्या पॉइंट्स थे, कौन कौन से लिमिटेशंस थी जिसको कवर किया हमारी न्यू क्लासिकल अप्रोच ने। जैसे क्लासिकल अप्रोच में बहुत सारी थ्योरीज थी, टेलर्स की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। सेम उसी तरीके से न्यू क्लासिकल अप्रोचेस में भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसमें से पहली थ्योरी है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ठीक है, अब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू क्लासिकल अप्रोचेस में पहली अप्रोच के थ्रू। ठीक है, जो सबसे पहली अप्रोच है हमारी न्यू क्लासिकल अप्रोच के अंदर, वो है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ठीक है, अब जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है उसके आने के पीछे क्या रीज़न रहा है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के आने के पीछे के रीजंस हैं हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अब ये जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स थे किसने किए थे, क्यों किए थे, आप समझो ध्यान से। जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स थे दे वर कंडक्टेड in the Western Electric Company in Chicago in USA during 1924 to 32। और ये जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स थे ये किसने किए थे, दे वर कंडक्टेड बाय एन एमिनेंट टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज एल्टन मेयो, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस स्कूल। ठीक है, और इन्हीं को ही इस अप्रोच का फाउंडर या फादर कहा जाता है। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो थी वो कौन लेकर आए, जॉर्ज एल्टन मेयो, हु वॉज एन ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट। ठीक है, अब ये जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स थे ये क्यों किए गए थे, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे बेसिकली ये देखने के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, क्या सिर्फ इन्हीं का इम्पैक्ट पड़ता है एक ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी पर जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, या फिर इसके अलावा और भी कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो उन्होंने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स को किया वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में, हॉथॉर्न प्लांट के अंदर शिकागो में 1924 से लेकर 1932 तक ये एक्सपेरिमेंट्स जो थे ये चले। अब इन एक्सपेरिमेंट से कोई सॉलिड कंक्लूजन तो निकल कर नहीं आया, लेकिन एक चीज़ ये सामने आई कि फ़िज़िकल फैक्टर्स के अलावा कुछ सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो एक वर्कर की एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी पर, उसकी प्रोडक्टिविटी पर इफ़ेक्ट डालते हैं जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में काम कर रहा है। ठीक है, अब ये जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स थे ये 4 फेजेस में कंडक्ट किए गए थे, मतलब 4 एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि किए गए थे। कौन कौन से थे, सबसे पहले किया गया था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, उसके बाद किया गया था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, फिर किया गया मास इंटरविंग प्रोग्राम, एंड द लास्ट वन जो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ था वो था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। तो आज के सेशन में हम स्टार्टिंग के 2 एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, मतलब इल्यूमिनेशन और रिले असेंबली टेस्ट रूम के एक्सपेरिमेंट को, अदरवाइज वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम बाकी के 2 एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसी के साथ हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट के साथ। सो हियर इज़ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, जो कि क्या था, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे मैंने बोर्ड पे पूरे एक्सपेरिमेंट को पॉइंट्स में लिख दिया है ये क्या क्या चीज़ें थी, अदरवाइज़ मैं पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप मेरे को ध्यान से सुनो, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट की। इल्यूमिनेशन मतलब होता है लाइट की इंटेंसिटी। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी एक वर्क प्लेस पे। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, हमने ये जो एक्सपेरिमेंट था ये क्यों किया था, टू फाइंड आउट हाउ वेरिंग लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी, कि अगर हम एक इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी को मतलब
इंटेंसिटी को चेंज करते हैं। इंटेंसिटी को चेंज करने से मतलब है हम इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हम इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी को डिक्रीज़ करते हैं तो प्रोडक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इल्यूमिनेशन जो कि एक फ़िज़िकल फैक्टर होता है एक वर्क प्लेस पे जब हम काम कर रहे हैं, मतलब एक लाइट की इंटेंसिटी जो कि एक फ़िज़िकल फैक्टर है, उसका हमारी प्रोडक्टिविटी पर, एक ह्यूमन की एफिशिएंसी पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखने के लिए इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट को किया गया था। ठीक है, और जो हाइपोथेसिस था वो क्या माना गया, हाइपोथेसिस माना गया कि अगर हम अपने इल्यूमिनेशन को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब अगर हम अपनी लाइट की इंटेंसिटी को एट द वर्क प्लेस इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। इस हाइपोथेसिस को लेकर आगे जो एक्सपेरिमेंट था उसको कंटिन्यू किया गया। अब इसके लिए एक वर्कर्स का ग्रुप था जिसको सिलेक्ट किया गया, जिसको दो ग्रुप्स में बांटा गया, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप है जिसके ऊपर हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, वो सेम ही कंडीशंस में वर्क करेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होता है, जिस पे हमें एक्सपेरिमेंट करना है। मतलब यहाँ पे ये वो ग्रुप था जिसको हम अलग अलग इंटेंसिटी देंगे इल्यूमिनेशन की। तो जो मेन टेस्टिंग होगी वो किस पर होगी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गया, हमने इल्यूमिनेशन, जो रिसर्चर्स की टीम थी उन्होंने इल्यूमिनेशन को इंक्रीज़ किया, अगेन मतलब लाइट की जो इंटेंसिटी थी उसको इंक्रीज़ किया। तो अब उन्होंने क्या देखा, जब लाइट की इंटेंसिटी, जो इल्यूमिनेशन था उसको इंक्रीज़ किया तो जो दोनों ग्रुप्स थे, कंट्रोल ग्रुप भी और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी, दोनों की प्रोडक्टिविटी जो थी वो इंक्रीज़ हो गई। फिर जब उन्होंने इल्यूमिनेशन को डिक्रीज़ किया, मतलब जो इंटेंसिटी थी लाइट की उसको डिक्रीज़ किया, तो अगेन फिर वही चीज़ हुई, दोनों ग्रुप्स में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। चलो कंट्रोल ग्रुप में तो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रहे हैं तो वहाँ पे तो प्रोडक्शन सेम रहेगा, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था वहाँ पे हमने इल्यूमिनेशन को इंक्रीज़ भी किया, डिक्रीज़ भी किया, लेकिन जो रिज़ल्ट था वो हमारा सेम ही रहा। जो प्रोडक्शन थी, जो प्रोडक्टिविटी थी वर्कर्स की, वो इंक्रीज़ ही हुई दोनों ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, अब फिर एक पॉइंट पे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, मतलब जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो डिक्रीज़ हुई। कब डिक्रीज़ हुई, जब हमने इल्यूमिनेशन को डिक्रीज़ कर दिया मून लाइट लेवल तक। अब मून लाइट लेवल का क्या मतलब है, मून लाइट लेवल का मतलब है बिल्कुल नॉर्मल लेवल से नीचे, मतलब उस लेवल पे ले गए हम लाइट की इंटेंसिटी को जिसमें हम एक नॉर्मली नहीं देख सकते, जिसमें एक नॉर्मल वर्कर या कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं देख सकता। उस इंटेंसिटी तक हम अपनी लाइट की जो इंटेंसिटी थी उसको डिक्रीज़ कर दिया। वहाँ पे जाके जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की प्रोडक्टिविटी थी वो डिक्रीज़ हुई। ठीक है, तो बेसिकली कंक्लूजन जो था इस एक्सपेरिमेंट का वो ये निकला कि इल्यूमिनेशन का हमारी प्रोडक्टिविटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि जो हाइपोथेसिस था वो तो ये था ना कि अगर हम इल्यूमिनेशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, इल्यूमिनेशन कम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने पे जो प्रोडक्टिविटी थी वर्कर्स की वो तो इंक्रीज़ ही हुई। मून लाइट पर ले जाने पे जो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हुई, मून लाइट तो ऑब्वियसली जब नॉर्मल लेवल से नीचे हम एक लाइट को ले जाएंगे तब तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो ये जो कंक्लूजन था, इसने बोला कि नहीं, इल्यूमिनेशन जो कि एक फिजिकल फैक्टर था एट दैट टाइम, एट दैट एनवायरनमेंट, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ हमारी प्रोडक्टिविटी पे, बल्कि एक ह्यूमन फैक्टर था जो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन वो कौन सा ह्यूमन फैक्टर था, वो कौन सा एस्पेक्ट है जो वहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए, उस चीज़ को लेकर जो रिसर्चर्स थे वो श्योर नहीं थे। कि एक ह्यूमन फैक्टर तो है जो कहीं ना कहीं इंटरवीन कर रहा है, लेकिन वो कौन सा फैक्टर है वो नहीं पता, जिसके लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। वो कौन सा दूसरा एक्सपेरिमेंट था, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने उस एक्सपेरिमेंट को। अब जो हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ इल्यूमिनेशन के बाद, वो कौन सा था, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ वो सब मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट सारे पॉइंट्स में लिख दिया है। बाकी मैं पूरे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करूँगी जैसे मैंने इल्यूमिनेशन को किया था। तो रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ, पहले वो क्यों किया गया।
ये देखने के लिए कि अगर हम एक ग्रुप के अंदर अलग अलग जॉब की कंडीशंस को चेंज करते हैं तो हमारी ग्रुप की प्रोडक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। टू डिटरमाइन द इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस इन वेरियस जॉब कंडीशंस ऑन ग्रुप प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले 2 गर्ल्स को चूज़ किया गया, फिर उनसे कहा कि वो आगे और 4 मोर गर्ल्स को चूज़ कर लें अपने अपने ग्रुप के लिए एज अ कोवर्कर। ठीक है, अब यहाँ पे उनका काम क्या था, उन गर्ल्स को काम क्या देना था, यहाँ पे उन्हें टेलीफोन की जो रिलेज़ होती हैं उनको असेंबल करना था। मतलब हर रिले में कुछ नंबर ऑफ़ पार्ट्स थे जिनको असेंबल करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट उनको बनाना था। और जो उनका आउटपुट था वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था, गर्ल्स की स्पीड पर और उनकी कॉन्टिन्यूटी पर। ठीक है, अब फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, कुछ चेंजेस लाए गए, थोड़े थोड़े कुछ चेंजेस लाए गए जॉब की कंडीशंस में, और उन चेंजेस की जो ड्यूरेशन थी, बेसिकली जो भी वो एक चेंज इंट्रोड्यूस कर रहे थे वो 4 से 12 वीक्स तक की उनकी ड्यूरेशन थी। मतलब अगर वो एक चेंज लाएंगे तो वो चेंज 4 से 12 वीक्स तक रहेगा, उसके बाद फिर दूसरा चेंज आएगा, देन फिर वो 4 से 12 वीक्स तक। तो जो ड्यूरेशन थी चेंजेस की वो कुछ इस तरीके से रखी गई, और उनके सुपरविजन के लिए एक ऑब्जर्वर जो था अपॉइंट किया गया, जो उनको सुपरवाइज़ करता था काम के लिए, या उनके जो भी चीज़ें थी उन सबको सुपरवाइज़ करने के लिए एक ऑब्जर्वर को रखा गया। अब जब चेंजेस लाए गए उनकी कंडीशंस में, तो चेंजेस लाने से पहले क्या होता था, हर बार गर्ल्स के साथ कंसल्ट किया जाता था, उनको पूछा जाता था, उनको बताया जाता था कि हम इस पर्टिकुलर चेंज को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अब उनको एक चांस दिया जाता था कि वो अपने व्यू पॉइंट बता सकें, अपने कंसर्न बताएं अपने ऑब्जर्वर को, और अगर वो कोई डिसीजन भी देना चाहते हैं तो कई कई जगह गर्ल्स के ऊपर डिसीजन भी छोड़ दिया कि अगर आप कोई डिसीजन देना चाहते हो किसी भी बात पर तो आप दे सकते हो। ठीक है, अब कौन कौन से चेंजेस आए, तो सबसे पहला चेंज किया गया वो था इंसेंटिव सिस्टम को चेंज किया। मतलब जो हर गर्ल की एक्स्ट्रा पे थी वो डिपेंड कर रही थी बाकी बाकी चारों पर। तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। अब मेरी जो एक्स्ट्रा पे है मेरे कोवर्कर के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो मैं क्या कोशिश करूँगी कि मेरी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो और मेरे साथ साथ जो मेरे कोवर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो। ऑब्वियसली जब तो मुझे एक्स्ट्रा पे मिलेगा अगर मेरे कोवर्कर्स भी अच्छे से काम करेंगे, एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। तो क्या हुआ, जब इन्होंने ये चेंज लेकर आए तो उन्होंने देखा कि जो प्रोडक्टिविटी थी ग्रुप की वो इंक्रीज़ हुई। फिर उसके बाद दूसरा चेंज क्या हुआ, दूसरा चेंज हुआ उन्हें गर्ल्स को 5-5 मिनट्स के 2 ब्रेक्स मिला करते थे मॉर्निंग में और इवनिंग में। उन 5 मिनट्स के ब्रेक को इंक्रीज़ कर दिया 10 मिनट्स के ब्रेक पर। मतलब जहाँ 5-5 मिनट के 2 ब्रेक्स मिला करते थे वहाँ अब उन्हें 10-10 मिनट के 2 ब्रेक्स दिए जाने लगे। अब क्या देखा गया, उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी अगेन फिर से इंक्रीज़ हुई। फिर जो तीसरा चेंज वो लेकर आए रिसर्चर्स, अब उन्होंने फिर से क्या करा, जो 10 मिनट का ब्रेक था उसको 5 मिनट तक रिड्यूस कर दिया, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी थी ना वो बढ़ा दी। अब 2 की जगह थोड़े ज़्यादा कर दिए, लेकिन कर 5 मिनट के दिए। मतलब 5-5 मिनट के काफ़ी सारे ब्रेक्स कर दिए। अब क्या हुआ, अब जो प्रोडक्टिविटी थी वो डिक्रीज़ हुई, और इसका रीज़न जो था उन ग्रुप्स ने क्या दिया कि जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो रहा है, उनकी रिदम पे, उनके काम के रिदम पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। उन्हें 10-10 मिनट्स के जब 2 ब्रेक्स दिए जाने लगे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई। 5 मिनट से उन्हें 10 मिनट के जो टाइम था वो दिया गया, जब तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई। लेकिन जब उसी 10 मिनट को 5 मिनट तक कर दिया, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी थी, मतलब नंबर ऑफ़ रेस्ट जो थे वो बढ़ा दिए, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो डिक्रीज़ हो गई। क्योंकि इसका रीज़न उन्होंने दिया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो रहा है, उनकी जो रिदम है काम की उस पर अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, फिर एक चेंज किया गया। अब फिर से उन्होंने 5 मिनट की ब्रेक की जगह 2 10 मिनट के ब्रेक कर दिए, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। लेकिन अब क्या किया, मॉर्निंग में उन्हें कॉफ़ी, सूप और सैंडविच प्रोवाइड किया गया, और शाम के टाइम जो इवनिंग का 10 मिनट्स का ब्रेक था उनमें उनको स्नैक्स प्रोवाइड किए गए। अब क्या हुआ, अब अगेन जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज़ हुई। ठीक है,
उसके बाद फिर एक और चेंज लेकर आए वो इस एक्सपेरिमेंट में, जो वर्किंग आवर्स थे उनको चेंज कर दिया। मतलब अगर उन्हें शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती थी तो उनसे कहा गया कि आप 4:30 बजे छोड़ दो, या फिर कभी कभी कहा कि आप 4 बजे अपने काम को छोड़कर जा सकते हो। और जो वर्क डेज थे वो इंट्रोड्यूस कर दिए, मतलब सैटरडे उनका ऑफ दे दिया। अब इसमें क्या हुआ, इस चेंज को लाने से भी जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज़ हुई। तो अब रिसर्चर्स को ये लगा कि हमने जो इतने सारे फिज़िकल फैक्टर्स में चेंजेस लाए हैं और हमने देखा कि जो गर्ल्स की प्रोडक्टिविटी थी, जो ग्रुप्स की प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज़ हुई। तो उन्होंने कहा कि इन पॉजिटिव चेंजेस लाने की वजह से इन फिज़िकल फैक्टर्स में जो प्रोडक्टिविटी है उस पर फ़र्क पड़ा है। तो अब उन्होंने, रिसर्चर्स ने डिसाइड किया कि हम फिर से सारा का सारा चेंज कर देंगे। कोई रेस्ट नहीं मिलेगा, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, 7 दिन आपको काम पे जाना है, कोई वर्क डेज़ नहीं है, कोई नॉन वर्किंग डे नहीं है, कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, पूरा दिन आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है। लेकिन सरप्राइजिंगली अब क्या हुआ, जो अगेन जो गर्ल्स की प्रोडक्टिविटी थी वो डिक्रीज़ होने की बजाय बढ़ गई। मतलब इतने सारे चेंजेस जब करे थे तब तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, तो अब उन्हें लगा कि जब हम ये सारे चेंजेस को हटा देंगे तो जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज़ हुई। तो अब ये कंक्लूजन निकाला गया, ये रिज़ल्ट निकाला गया कि इन फिज़िकल फैक्टर्स में पॉजिटिव चेंजेस लाने के वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हुई थी, बल्कि जो गर्ल्स के एटीट्यूड में चेंज आया था टुवर्ड्स देयर वर्क, टुवर्ड्स देयर ग्रुप वर्क, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो थी वो इंक्रीज़ हुई थी। मतलब अब जब हम गर्ल्स के साथ ये चेंजेस हमने करे थे तो उनके अंदर अपने आप ही एक स्टेबिलिटी आ गई थी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ गई थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन्हें फ्रीडम दी जा रही है अपने तरीके से काम को करने की। जब उन्हें ऑब्जर्वर दिया गया था तो हर चेंजेस को लाने से पहले उनसे कंसल्ट किया जा रहा था। तो अब जो ऑब्जर्वर और उनके बीच का रिलेशन था वो बहुत ही क्लोज हो गया था, बहुत ही फ्रेंडली हो गया था। अपने आप ही उनके एटीट्यूड में चेंज आ गया था अपने काम को लेकर। अपने आप ही दे डेवलप्ड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन टुवर्ड्स देयर वर्क। तो इन फिज़िकल फैक्टर्स में चेंजेस लाने की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, बल्कि जो हमारे गर्ल्स के एटीट्यूड में चेंज आ रहा था उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही थी। ठीक है, तो ये था हमारा रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। आज हमने 2 एक्सपेरिमेंट डिस्कस करे, इल्यूमिनेशन और रिले असेंबली टेस्ट रूम। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी के 2 एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट और मास इंटरविंग प्रोग्राम। ठीक है, सो आज के सेशन को हम यहीं स्टॉप करते हैं। टिल देन, if you like my videos and content, then please do like and share, and if you are new at my channel, then please do subscribe and press the bell icon for more videos. See you soon in the next video. Thank you and have a nice day.